दोस्तों नमस्ते। आज मैंने वापस कंटिन्यू क्लास शुरू कर दी है। अभी तक मैंने गुजर प्रत्यारों की 2 क्लास मैंने ले ली थी, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि एक तो मंडोर वाले, ठीक है, और एक आज मैं भीनमाल शाखा की स्थापना के बारे में थोड़े बहुत पर्सन हैं, 8-10% मैंने ऐड किए हैं और कंप्लीट मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसे पर्सन वर्तमान बन सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से पर्सन बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। इतनी आपकी विषय के प्रति, जो राजस्थान इतिहास के प्रति जो समझ है आपकी, वो आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं इतना प्रयास करूँगा, ठीक है। ये तीसरी क्लास है और गुजर प्रत्यार हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझना प्रश्नों की शैली आप समझना। बहुत सारे प्रश्न मैंने ऐड किए हैं, थोड़ा विस्तार से मैंने बताने की कोशिश की है। भाई हम जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर हमें विस्तार से ही पढ़ना है, चाहे 1 महीना एक्स्ट्रा क्यों नहीं लग जाए, परंतु राजस्थान इतिहास को ऐसे पढ़ना है कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप कैसे भी पढ़ रहे हो, चाहे आप PDF से पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, या फिर आप नोट्स बना के पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, और सीधा आप क्लास में से ही याद कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज पहला प्रश्न देखना, भड़ोच के गुजर प्रत्यारों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बारे में अभी तक पता भी नहीं है कि मंडोर के तो थे ही, ठीक है ना भाई। हम पढ़ते हैं कि मंडोर, भीनमाल पढ़ते हैं, कन्नौज पढ़ते हैं, ठीक है। अब इन 3 के बारे में तो बेसिकली ही हमें याद होता है, परंतु भड़ोच के गुजर प्रत्यार भी थे, ये भी आपको दिमाग में रखना है। इनके बारे में मैंने कंप्लीट ऐड कर दिया है, 2 या 3 लाइन, बहुत उपयोगी लाइन है, यहाँ से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। बहुत उपयोगी ये लाइन है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये आप बहुत कम ये चीज़ें पढ़ पाते हो, परंतु मैंने आपके लिए ये प्रश्न ऐड किया है, ठीक है। इस शाखा का संस्थापक प्रथम था दद्द प्रथम, याद रखना। ये तो अपने कॉपी में नोट कर लेना कि देखो, सबसे पहले तो जो भड़ोच के गुजर प्रत्यार थे ना, ये सामंत स्थिति में थे, ये राजा नहीं थे। सामंत कह सकते हैं या कह सकते हैं कि महासामंत। मैं कह रहा हूं ये राजा की स्थिति में नहीं थे, ये अन्य शासकों के अधीन थे। इस स्वतंत्र रूप से इनका कोई शासन नहीं था, फिर भी इनका कोई पर्सन बन सकता है, तो आपको दिमाग में जरूर ये चीज रखनी, ठीक है। इस शाखा की राजधानी नांदीपुरी थी, ये भी आपको दिमाग में रखना है कि इस शाखा की राजधानी नांदीपुरी थी और इसका संस्थापक कौन था? दद्द प्रथम था। इस शाखा का सबसे शक्तिशाली शासक दद्द द्वितीय था। ये स्टार लगा अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि दद्द द्वितीय के काल में वल्लभी के शासक दुर्रसेन द्वितीय ने हर्षवर्धन से पराजित होने के बाद शरण ली थी। ये कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि वल्लभी का शासक दुर्रसेन द्वितीय जब हर्षवर्धन से पराजित होकर किस शासक के शरण में गया था, इससे हमें पता चलता है कि ये कितना शक्तिशाली शासक है। वल्लभी का शासक, वो भी ध्रुवसेन द्वितीय जैसा इतना बड़ा शासक, इतना शक्तिशाली शासक दद्द द्वितीय के शरण में आता है, इसका मतलब इसका बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है ना, बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। इस शाखा का अंतिम शासक जयभट्ट चतुर्थ था। इस शाखा का सबसे अंतिम शासक जयभट्ट चतुर्थ था, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पूरे ही कथन सही है। आपको दद्द प्रथम याद रखना है, राजधानी याद रखनी है, और ये लाइन अपने स्टार लगा कर अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि वल्लभी के दुर्रसेन द्वितीय जब हर्षवर्धन से पराजित हो गया था तो इसके यहाँ शरण ली थी, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि पर्याप्त है, और ये जानकारी आपके लिए बहुत कम है, इसलिए आप अपने दिमाग में अच्छे से इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखो,
अब हम मंडोर शाखा मैंने लगभग कंप्लीट करा दी। भड़ोच शाखा का भी 2 या 3 लाइन मैंने कंप्लीट करवा दी। अब आती है भीनमाल की शाखा, और भीनमाल की शाखा ही वास्तव में ही गुर्जर प्रतिहारों की सबसे शक्तिशाली शाखा थी। यहाँ से बाद में फिर वस्त्रराज निकलता है, वस्त्रराज जाके फिर कन्नौज में जाता है, फिर वो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता है। फिर नागभट्ट द्वितीय के काल में कन्नौज स्थापित होता है ये गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम के बारे में मैंने 2 या 3 प्रश्न बनाए हैं, या मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से इन प्रश्नों को देखना। ठीक है, नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहे, देखो सही नहीं है मतलब ये इसकी क्या है, उपाधियां हैं, ये इसकी क्या है, उपाधियां दी गई है कि इतने सारे नाम इस नागभट्ट प्रथम के थे। नागभट्ट प्रथम बहुत महत्वपूर्ण शासक था भीनमाल शाखा का। ठीक है, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, सीधा ही आपको प्रश्न दे देना कि नारायण की मूर्ति का प्रतीक किसको माना जाता है गुर्जर प्रतिहारों के काल में, तो वो नागभट्ट प्रथम है, ये आप दिमाग में रखना। राम का प्रतिहार, क्षेत्रीय ब्राह्मण, पिल्लीपणी की उपाधि, सही नहीं पूछ रहा है, देखो ये सही नहीं है। इंद्र के दंभ का नाशक, मलहेच नाशक भी कहते हैं इसको, प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक भी इसको कहा जाता है, मलहेच शासक भी इसको कहते हैं। परंतु पल्लीपणी अगर आपने दिमाग लगाया हो और अगर आपने पहली क्लास ली है तो इसका आप उत्तर बताना, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कमेंट में इसका उत्तर डाल दूंगा, परंतु आपको याद है या नहीं है, ये उपाधि किसके लिए प्रयोग की गई थी, इसका उत्तर मुझे आप जरूर बताना। अगर आपने दोनों क्लास ली है तो मैंने ये प्रश्न कंप्लीट आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि इस लाइन का आप जरूर दिमाग में रखना जब हम मंडोर शाखा के शासक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका सही नहीं है, ये इसकी उपाधि नहीं है, ये किसी और गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि है। तो आपको उत्तर बताना है कमेंट करके कि ये किस प्रतिहार शासक की उपाधि। ठीक है, बाकी ये सब इसकी उपाधियां हैं, ध्यान रखना। अब देखो नागभट्ट प्रथम के बारे में मैंने 2 या 3 चीजें ऐड की है। नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चामुंडों को पराजित कर भीनमाल में प्रतिहार वंश की स्थापना और राजधानी बनाया था। ये लाइन बहुत उपयोगी लाइन है। जब ये प्रश्न अभी बना था कि नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल में किसको पराजित करके स्थापना की थी, तो वो चामुंडों को पराजित करके स्थापना की थी, और राजधानी किसको बनाया था, भीनमाल को बनाया। भीनमाल में प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाला भी नागभट्ट प्रथम था, ये भी आपको दिमाग में रखना है, और राजधानी बनाने वाला भीनमाल नागभट्ट प्रथम था, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसने चामुंडों को 630 ईस्वी में पराजित किया। सही नहीं पूछ रहा, देखो सही नहीं पूछ रहा, दिमाग में रखना। ठीक है, ग्वालियर लेख के अनुसार इसने मलेच्छों को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया था। ये लाइन स्टार लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अभी तक ये परीक्षा में नहीं पूछा गया है कि किस अभिलेख के अनुसार मलेच्छों को मतलब हो गया अरब शासक। मैं आगे आपको मानचित्र में बताऊंगा। ठीक है, अरब शासक जो भारत के पश्चिमी आक्रमणकारी थे, पश्चिमी क्या थे, आक्रमणकारी थे। अरब शासक, या इनको कहते हैं जो विदेशी जो यात्री आते हैं वो इसको मलेच्छ कहते हैं, मलेच्छों का नाशक भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को याद रखना। ठीक है, तो मलेच्छों को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया, तो इसका उल्लेख ग्वालियर अभिलेख में है। ये लाइन स्टार लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। उज्जैन को अपनी राज्य की दूसरी राजधानी बनाया, ये भी बहुत उपयोगी लाइन है, और मैंने जब पहली ही क्लास में मैंने राजधानियों के बारे में वो प्रश्न बताया था। ठीक है, कहीं उज्जैन अवंतिका भी मिल जाए ना, आपको दिमाग में रखना ये नाम भी, अगर उज्जैन नहीं दे अवंतिका दे तो आपको दिमाग में ये लाइन जरूर रखनी है। ठीक है, तो दूसरी राजधानी बनाया। अब सही नहीं पूछ रहा है, देखो सही नहीं है। चामुंडों को पराजित किया था 730 ईस्वी में, 730 ईस्वी में चामुंडों को पराजित किया था, ना कि 630 ईस्वी में। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो
तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान इतिहास में आपको कभी भी कहीं भी कोई दिक्कतें आने वाली। ठीक है, ये लाइन आप दिमाग में रखना, बहुत उपयोगी लाइन है। ये लाइन परीक्षा में पूछी जा चुकी है और ये लाइन अभी परीक्षा में बनने की संभावना है। ठीक है, बेस्ट प्रश्न है नागभट्ट प्रथम के बारे में। ये देखो, अब होता है क्या है कि नागभट्ट प्रथम के काल में मैं आपको मानचित्र के द्वारा एक चीज बताता हूं कि मैंने लिस्ट में मानचित्र ऐड किया है। ये देखो, अब इसको आप देखना, ये इंडिया है 900 ईस्वी के आसपास का इंडिया है, मतलब लगभग ये राजपूत काल का इंडिया है। ठीक है ना, राजपूत काल का ये इंडिया लगभग बता रहा है। राजपूत काल मैंने आपको कहा था कि 700 से 1200 ईस्वी तक राजपूत काल चलता है। ठीक है, अब देखो हमारे ये क्या है, ये प्रतिहार है, ये पाल है और ये राष्ट्रकूट है। ठीक है, ये तीनों है। इन तीनों के मध्य क्या चलता है, त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। ठीक है ना, ये आगे प्रश्न आएंगे, जब वस्त्रराज शासक बनेगा ना, तो वस्त्रराज के काल में ये त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। ये प्रश्न बाद में बनेगा, परंतु ये है प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, यहाँ सिंध है। ठीक है, और ये अरब एम्पायर है। अरब एम्पायर, इनको कहते हैं मलहेज, इनको कहते हैं मलहेज भी कहते हैं। अरबी शासक, अरब शासक इनको कहते हैं। अब भारत के पश्चिम की ओर से क्या होते हैं, अरब आक्रमण होते हैं। ये भारत के पश्चिम का क्षेत्र है। ठीक है, अब भारत के पश्चिमी क्षेत्र से क्या होते हैं, अरब आक्रमण होते हैं। तो अरब आक्रमणकारियों के सामने सबसे प्रथम शासक कौन आएंगे, सबसे नजदीकी कौन थे, प्रतिहार थे। ठीक है ना, अब प्रतिहारों के काल की मैं बात करूं तो वो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम के काल में अरब आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं। ठीक है ना, तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अरब आक्रमण को रोकने वाला शासक कौन था, वो नागभट्ट प्रथम था। आप स्टार लगा के ये चीजें याद कर लेना कि पश्चिमी भारत में अरब आक्रमण करने वाला कौन था, नागभट्ट प्रथम था। और आक्रमण करने वाला नाम दूसरा है, आक्रमण का सामना करने वाला, इनको पराजित करने वाला वो कौन था, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, तो अब प्रश्न में आपको थोड़ा समझा देता हूं। प्रश्न क्या था, कौन सा प्रश्न था, हाँ ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न देखना आप, नागभट्ट प्रथम के काल में कौन सा अरब शासक था जिसकी पुष्टि अल बिलादुरी ने की थी। कौन सा अरब शासक नागभट्ट प्रथम के काल में आक्रमण किया था, उस शासक का क्या नाम था। आप अपने कॉपी में स्टार लगा के नोट कर लेना, उस शासक का नाम था जुनैद। जुनैद अरब आक्रमण था और उस आक्रमण की पुष्टि करने वाला कौन सा विद्वान है, तो वो अल बिलादुरी नामक विद्वान है। ये भी नाम आपके दिमाग में रखना है और शासक तो स्पष्ट रूप से आपको याद रखना है। बहुत उपयोगी ये लाइन है, ये शब्द बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम काल में अरब आक्रमणकारी कौन था, जुनैद था, जिसकी पुष्टि कौन करता है, वो अल बिलादुरी नामक व्यक्ति करता है। ठीक है, एक और प्रश्न मैंने ऐड किया है, बेहद शानदार प्रश्न है। ठीक है, देखो नागभट्ट प्रथम ने अरब शासक जुनैद से कौन सा क्षेत्र छीन कर चौहान शासक भरतवेट को नियुक्त किया था। ये ऐसा नाम भी मिलता है, भरतवड नाम मिलता है। चौहान की जगह कहीं चेहमान भी नाम मिलता है। तो एक तो ये नियुक्त किया था, ये स्टार लगा अपने काफी नोट कर लेना। बहुत कम किताबों में ये लाइन है कि नागभट्ट प्रथम ने जुनैद को पराजित करने के बाद एक तो क्षेत्र पूछ ले, कभी आप क्या रखना, तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये बड़ौच का क्षेत्र हो जाएगा, गुजरात वाला। उस समय गुजरात में यह पड़ता है। बड़ौच के, मैंने कहा ना, मैंने पढ़ाया था बड़ौच के गुजर प्रतिहार, तो बड़ौच के गुजर प्रतिहार इनके अधीन सामत थे। मैंने आपको ये लाइन बताई थी। ठीक है, तो बड़ौच को जीता था, कौन सा क्षेत्र छीन कर चौहान शासक भरतवड को नियुक्त किया था। तो बड़ौच को
जीता था किससे? अरबी शासक जुनैद से। जुनैद को पराजित करके और नियुक्त किया था, बर्तवड को नियुक्त किया था। एक तो ये लाइन शब्द याद रखना, और सत्र कौन सा पर जीता था? ये बड़ौत जीता था। ये दोनों बहुत उपयोगी लाइन है, अभी तक एग्जामिनर ने इनको टच नहीं किया है, तो इतना आप दिमाग में, ये प्रश्न मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट प्रश्न है अगर कोई परीक्षा में आगे बनता है तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बहुत बार प्रश्न बनता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब भी आप जोधपुर के शासक पढ़ो, जब भी आप मंडोर के शासक पढ़ो, और जब भी आप अजमेर के चौहान पढ़ते हो ना, तो वहां पर क्रम जरूर याद रखा करो, शासकों का क्रम जरूर याद रखा करो। नागबड़ प्रथम के बाद गुर्जर परथियार वंश का शासक कौन बना था? गुर्जर परथियार वंश का शासक कौन बना था? अभी जस्ट एक परीक्षा में पूछा गया था कि वस्त्रराज के पिता का नाम क्या था, अभी जस्ट परीक्षा में पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है ना, देखो नागबड़ प्रथम का एक भाई था तेजवर्धन। ठीक है, तेजवर्धन। ठीक है, तेजवर्धन का पुत्र होता है केकुस्त। केकुस्त भी नाम मिलता है, या फिर केकुक, केकुक भी नाम मिलता है। ठीक है, अब नागबड़ प्रथम क्या करता है, अपने भाई के पुत्र केकु को क्या लेता है? गोद लेता है। केकुक को गोद लेता है। देखो एक केकुक वो है मंडोर वाला, याद रखना, घटियाला अभिलेख याद रखना, एक घटियाला अभिलेख, घटियाला शिलालेख वाला केकुक वो मंडोर वाला अलग है, ध्यान रखना। और एक केकुक है ये नागबड़ प्रथम का उत्तराधिकारी, याद रखना, नागबड़ प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? केकुक बना था, याद रखना, स्टार लगा अपने कापे में नोट कर लेना कि नागबड़ प्रथम के बाद तेजवर्धन का पुत्र था केकुक, इसको गोद लिया था और इसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, तो स्टार लगा अपने कापे में यह चीज नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का प्रचलन है, इसलिए मैं आपको साथ ही करवा रहा हूं। अगला प्रश्न देखो, ये भी लाइन बहुत उपयोगी लाइन है। केकुक के द्वारा एक विजय स्तंभ की स्थापना की गई, जिसके नीचे विष्णु मंदिर भी बनाया गया था। यह विजय स्तंभ राजपूताने का दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। इसका निर्माण कहां पर करवाया था? ठीक है ना, तो नागबड़ प्रथम के बाद शासक बनता है केकुक। केकुक को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है, और केकुक की कोई ज्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन किताबों में मिलती है, और ये है विजय स्तंभ। ठीक है, अब विजय स्तंभ का प्रश्न पूछ रहा है कि निर्माण कहां पे करवाया। आप बहुत कभी कंफ्यूजन हो जाते हो कि केकुक है मतलब ये भीनमाल शाखा का है, तो शायद भीनमाल में करवा सकता है या फिर कन्नौज में करवा सकता है, परंतु याद रखना केकुक ने ये मंदिर का निर्माण या ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था मंडोर में। अपने कापे में स्टार लगा के ये चीजें नोट कर लेना कि मंडोर में की स्थापना की थी, राजपूताने का दूसरा सबसे प्राचीन। आप कमेंट में लिखना प्रथम विजय स्तंभ, राजपूताने का प्रथम विजय स्तंभ किसने और कहां पर स्थापित किया था, ये कमेंट करके आप अपना उत्तर जरूर देना। कमेंट में मैं कल इसके नीचे मैं आपको इसका उत्तर दे दूंगा। एक तो पिल्लीपणी की उपाधि, उसका भी आप उत्तर देना, और प्रथम विजय स्तंभ किसने करवाया था इसका भी आप उत्तर देना। मैं इसका आप मुझे याद है सर, आप ऐसा मत सोचो कि याद नहीं, याद है, परंतु आपकी कितनी स्मृति है आप जरूर बताना। ठीक है, तो ये मंडोर नाम जरूर दिमाग रखना। और दूसरा सबसे प्राचीन है राजपूताने का विजय स्तंभ, शासक कौन था? केकुक था। ठीक है, इसका आप उत्तर जरूर बताना कमेंट में ना। ये देखो बहुत उपयोगी प्रश्न है कि अब होता क्या है, देखो नागबड़ प्रथम, एक चीज समझना, नागबड़ प्रथम, ठीक है, नागबड़ प्रथम के मैंने आपके बाद में कहा कि केकुक शासक बनता है। ठीक है, केकुक के बाद शासक बनता है देवराज। ठीक है, देवराज की रानी का नाम पूछ रहा है, ये बहुत उपयोगी लाइन है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों की भीनमाल शाखा या फिर कहूं कि सबसे प्रतापी शासक भीनमाल शाखा का मैं किसी को मानता हूं या किताबें किसी को मानती है, तो वो मानती है वस्त्रराज को।
ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके काल में ही जितनी भी विजय हुई है, जितना भी संघर्ष हुआ है, लगभग इसके काल में ही माना जाता है। तो प्रतिहार शासक देवराज, ये क्रम भी याद कर लेना, नागबड़ प्रथम, केकुक और देवराज। देवराज को कहते हैं अवंती राजा, याद रखना, अवंती राजा भी इसको कहा जाता है। ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, उज्जैन का राजा या फिर अवंतिका का राजा भी इसको कहा जाता है, याद रखना। अब किताबों में कहीं भी कोई स्पष्ट नहीं लिखा है कि केकुक के बाद देवराज शासक बना, ऐसा कहीं कोई किताब में नहीं लिखा गया है। सिर्फ अपने जो भी कोई स्रोत रहा होगा किताबों में लिखा होगा, ये जैसे लाइन लिख रखी है, पर तो इसको अवंतिका राजा कहा गया है। अब इसकी एक रानी का नाम था, उस रानी का नाम बताइए जिससे वस्त्र राज का जन्म हुआ था। बहुत ही उपयोगी नाम है, ध्यान रखना। वो थी भूमिका देवी। वो कौन सी थी? भूमिका देवी थी। भूमिका देविका के पुत्र का नाम क्या था? वस्त्रराज था। और वस्त्रराज के पिता का नाम क्या था? देवराज था। और यही परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है ना। बहुत उपयोगी ये चीजें हैं। अब देखो इसमें एक भद्रा देवी है, याद रखना। ये भद्रा देवी किसकी पत्नी थी? हरिश्चंद्र की। भद्रा देवी किसकी पुत्री थी? हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र की पुत्री, सॉरी, हरिश्चंद्र की पत्नी थी, सॉरी पुत्री नहीं, हाँ, हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था भद्रा देवी। और भद्रा देवी से 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि 4 पुत्रों में से तीसरा पुत्र होता है रज्जिल, तीसरा पुत्र होता है रज्जिल, और रज्जिल से होती है मंडोर शाखा की शुरुआत। मंडोर शाखा की शुरुआत भद्रा के तीसरे पुत्र रज्जिल से होती, याद रखना। ये हरिश्चंद्र की पत्नी थी। और देवराज की पत्नी का नाम क्या था? भूमिका देवी था, जिससे वस्त्रराज का जन्म हुआ था। और ये क्रम आप दिमाग में जरूर रखना कि कहीं बार कभी कोई परीक्षा में प्रश्न बन जाए, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न देखो, ये मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट प्रश्न है। अभी भी कोई एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी गई है कि नागबड़ प्रथम को किस राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया था? इसका उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। अपने कॉपी में स्टार लगा के ये लाइन लिख लेना कि नागबड़ अपने शासनकाल के अंतिम समय में दंती दुर्ग से पराजित होता है। दंती दुर्ग से पराजित होता है। और पराजित होने का उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है? तो वो है संजय ताम्रपत्र। संजय ताम्रपत्र। ग्वालियर में मैंने कहा कि मलेच्छों, याद रखना, 2-3 चीजें याद रखना। मलेच्छों को पराजित किया, मलेच्छों को पराजित किया, याद रखना। मलेच्छों को पराजित नागबड़ प्रथम ने किया कि उसका उल्लेख कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो वो ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। और दंती दुर्ग ने नागबड़ प्रथम को पराजित किया था, इसका उल्लेख मिलता है संजय ताम्रपत्र में। और हांसोट अभिलेख स्टार लगा के याद इसको कर लेना कि जो अल बिलादुरी था, जिसने कहा कि जुन्नेद, मैंने बताया ना कि जुन्नेद नागबड़ प्रथम के काल में अरब आक्रमणकारी था। और इसका उल्लेख अल बिलादुरी ये किस आधार पर करता है? उसमें उल्लेख मिलता है हांसोट अभिलेख में, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना कि जुन्नेद अरब आक्रमणकारी था, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? हांसोट अभिलेख। और संजय ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है दंती दुर्ग ने नागबड़ प्रथम को पराजित किया था। ग्वालियर अभिलेख मिलता है कि मलेच्छों को पराजित किया था, ठीक है। तो इतना आप दिमाग में जरूर रखना। एक छोटा सा प्रश्न है, परीक्षा में ऐसा प्रश्न बन चुका है, परंतु आपके दिमाग में रहे कि ये ऐसा प्रश्न कभी वापस बने। इस गुर्जर प्रतिहार शासक का दरबार नागा उलोक का दरबार कहलाता। तो ये बेसिक प्रश्न है, ये है नागबड़ प्रथम। नागबड़ प्रथम का दरबार नागा उलोक का दरबार कहलाता है। ये बेसिक प्रश्न है, मैंने एक प्रश्न ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। तो लगभग मैंने यहाँ पर आपको 10 प्रश्न करवाए हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कभी भी आपका अगर यहाँ से कोई प्रश्न बना है और आप गलत करते हो तो ये अच्छी बात नहीं, ठीक है। इतने शानदार प्रश्न कराए और मैं व्यवस्थित तरीके से ही करवा रहा हूँ।
समय भले ही लगेगा परंतु हम व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। और इसके बाद कल भी क्लास कंटिन्यू रहेगी। 5 या 6 क्लास में मैं गुजर प्रत्यार खत्म कर दूंगा और फिर आगे कोई टॉपिक रहेगा उसको हम करते रहेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो और आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी जोड़ सकते हो और चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी आपको करना है। वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना चैनल को प्यार दे रहे हो, अच्छी बात है। सबसे मुख्य जो उद्देश्य है ना वो है कि आपके विषय के प्रति समझ विकसित हो और प्रश्न वर्तमान में कैसे बन रहे हैं ये आपको आना चाहिए। आधी सफलता आपकी यही तय हो जाती है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहो। क्लास कल भी कंटिन्यू रहेगी, आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, धन्यवाद।